हम तो ये कह रहे हैं खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा। ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए। कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे। बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। व्हाट इज दिस? द कंट्री रिक्वायर्स जॉब्स। क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा, आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम। देखिए, MIM पार्टी तेलंगाना में वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने काम करती है। हमारा काम करने का तरीक़ा TRS से, BJP से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टी सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती हैं। हम लोग साल के 12 महीने काम करते, हैदराबाद की जनता के दरमियान में हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, अब हमारे जो कैंडिडेट्स जो हैं, उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा और इससे कामयाबी हासिल होगी। रहा सवाल बिहार के इलेक्शन का, तो यकीनन जितना भी बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया जाए, ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम का, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। अब हमको बिहार में कामयाबी मिल चुकी है, तो यकीनन हम वहाँ पर जो आवाम का जो हमको एतमाद और भरोसा हासिल हुआ, उसको पूरा करने की हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारा TRS से जहाँ हमारा मुकाबला है, वह मुकाबला है। अभी तो यकीनन हमारा कोई TRS से अलायंस नहीं है। ख़ुद यहाँ जिस वार्ड में आज हमने पदयात्रा की है, वहाँ यहाँ पर TRS का कैंडिडेट है, तो यकीनन हम TRS से हमारा मुकाबला होगा। अब हैरत की बात यह है कि TRS के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा, आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में अल्लाह और आवाम हमको कामयाब करेगी। ऐसा है ना कि किसी बीजेपी के लीडर को अगर आप रात में उठा देंगे और बोलेंगे पहला नाम बोलो, बोलेगा ओवैसी, दूसरा नाम बोलो, बोलेंगे गद्दार, तीसरा नाम बोलो टेररिज्म, चौथा नाम बोलो पाकिस्तान, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को आदत से मजबूर हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। इतना बड़ा सैलाब आया हैदराबाद में, बहुत से मुकामात पानी में डूब चुके थे, आपने टीवी पर दिखाया। भाई, आपने हैदराबाद को, GHMC को मोदी सरकार ने क्या फाइनेंशियल हेल्प की? अगर आप हेल्प कर देते तो यकीनन बोल सकते आपने कुछ हेल्प नहीं की। तो ज़ाहिर है, हेल्प नहीं करने की बुनियाद पर, कोई मदद नहीं देने की बुनियाद पर अब इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। आवाम जानती है, जनता जानती है। यकीनन कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, कैंपेन कर सकता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। UAPA के लिए मैं 2008 या 9 में, जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब उसका अमेंडमेंट लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उसका अपोज किया था। 2019 में प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह उसका अमेंडमेंट लाए, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। तो UAPA एक ड्रैकोनियन क़ानून है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और BJP पर आयद होती है।
दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई कानून में 120 दिन का डिटेंशन होता है। चाहे यूएस का पेट्रियट एक्ट ले लीजिए या यूके ले लीजिए या रशिया ले लीजिए, 120 दिन का। और वो जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने किए और बीजेपी ने किए, मेरी राय में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए हमने कहा कि मैं शुरू से यूएपीए का ख़िलाफ़ रहा हूं और उसकी मुखालिफत की वजह यह है कि ये क़ानून को हमेशा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, माइनॉरिटीज़, दलित्स, ट्राइबल्स और जो किसी सरकार के ख़िलाफ़ होता है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। चौथी बात यह है कि मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस है कि जिस किसी पर यूएपीए लगाया गया उसमें 70% से ज़्यादा लोग एक्सोनरेट हो जाते, मगर 5-5 साल, 6-6 साल उनको जेल में सड़ना पड़ता है। ये इसकी हकीकत है। रहा सवाल रेडिकलाइजेशन का, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में खुद ऐसे 2 सांसद बैठे हैं जिन्होंने गोडसे को बड़ा देशभक्त कहा। अब ये रेडिकलाइजेशन है या नहीं है, बीजेपी बता दे। बीजेपी में एक मंत्री हैं जो अब मंत्री थे, अब एमपी हैं, जिन्होंने इखलाक के मारने वालों पर जो एक्यूज थे उनकी जनाजे पर फूलमाला चढ़ाई। ये रेडिकलाइजेशन है, नहीं बताइए। तीसरा, बीजेपी में आज भी एक सांसद हैं झारखंड के जो अलीमुद्दीन को मारने वालों को, जो कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, वो जब बेल पर निकल के रहा हाई कोर्ट से, तो उनका फूल माला से इस्तकबाल किया। ये रेडिकलाइजेशन है, नहीं बताइए। बीजेपी हमको ये भी बता दे कि दिल्ली में जो फसादात हुए, एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर, मस्जिद के गुंबद के ऊपर जब ये झंडा लगाया गया था, वो रेडिकलाइजेशन है या नहीं है। कोरोना को कह दिया गया कि तबलीगियों ने फैलाया, कोरोना को भी आपने इस्लाम से जोड़ दिया, तो ये क्या है, रेडिकलाइजेशन ही नहीं है। तो हर चीज़ में रेडिकलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि डी रेडिकलाइजेशन अगर करने वाले हैं तो क्या वो सिर्फ एक मजहब के ऊपर करेंगे या सब पे करेंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का डेफिनेशन बीजेपी बता दे। क्या वो सावरकर के डेफिनेशन को मानती है, नहीं मानती है? क्या वो गोलवालकर का जो डेफिनेशन है उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं? हम इस पर आपको कई बार हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। डी रेडिकलाइजेशन अगर करेंगे तो किसका करेंगे? जो जाकर कहते हैं कि आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए, जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहाँ पर मत आ, फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकलाइजेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं। डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको फिर से पार्टी के तरफ से ऑफिशियली ये कह रहा हूँ कि हम बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना है इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते। जीडीपी 0 हो चुका है।
आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितनी नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर, हमारे फोर्सेस ने लव जिहाद को लेके जो कानून बनाने की हम तो ये कह रहे हैं, खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा, ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 21, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए कि चॉइस इज नाउ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। What is this? The country requires jobs. The youth require jobs. Migrant laborers are suffering throughout India. Economy is down. More people have become poor. You have more children who are child labor now. What is this Mr. Modi doing? What is his government doing? This is the question which each and every Indian is asking. But to divert the attention from their basic needs, the government is indulging in this sort of language. Simple as that. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।